दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार की किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, पटना समेत पूरे बिहार में सरकार के द्वारा छात्रों को 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये पैसा उन छात्रों को दिया जाएगा जो ग्रेजुएट्स हुई है। इसको लेकर के विभाग के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अप्रैल माह के अंत तक करीब 1,60,000 छात्रों के खातों में पैसों की राशि भेजी जाएगी। इसको लेकर के विभाग के द्वारा 650 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। बहुत जल्द पैसों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत पैसे डालने की कवायद अगले 2 दिन में शुरू कर दी जाएगी। पहले चरण में करीब 18,000 बालिकाओं को राशि दी जाएगी। इसके बाद अन्य छात्रों को भी सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसों की राशि भेज दी जाएगी। जब विभाग के मुताबिक जिन छात्रों ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है उनके दस्तावेज की जाँच चल रही है। दस्तावेजों के सत्यापन होने के बाद पैसों की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार में इन दिनों सभी पार्टियों की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि यह हर साल होता है, लेकिन अब इस बार बीजेपी की तरफ से हमला किया गया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केवल वोट बैंक को बनाने के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर नवरात्र में प्रसाद का वितरण क्यों नहीं किया जाता है, या हिंदुओं के भी कई त्यौहार हैं उसे क्यों नहीं मनाया जाता है, केवल एक धर्म को अहमियत दी जाती है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लगातार सभी पार्टियों के द्वारा आयोजित की जा रही इफ्तार पार्टी के आयोजन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हिंदुओं का त्यौहार नवरात्रि कई ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जहां उस समय कोई भी पार्टी प्रसाद का वितरण या फिर कोई भी कार्यक्रम नहीं आयोजित करती है। आज एक समुदाय का वोट बैंक बनाने के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार में तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। जब बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, अपराधियों पर अंकुश लगाने के बजाय बेगुनाहों को फंसा करके उन्हें जेल भेजने का काम किया जा रहा है, लेकिन किसी की भी जांच नहीं हो रही है। उन्होंने कहा है कि इसकी उचित जांच होनी चाहिए, साथ ही अपराधियों पर अंकुश लगाने की भी सख्त जरूरत है। दोस्तों बात करेंगे कि दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोगों को नीतीश सरकार बड़ी सुविधा देने जा रही है। दरअसल बिहार सरकार जल्द ही 5 पड़ोसी राज्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय 1,000 बसों का संचालन करने जा रही है। ये बसें 350 रूटों पर चलेगी। खास बात यह है कि ये सुविधा इसी साल जुलाई से मिलने लगेगी। जी हाँ, दिल्ली सरकार से सहमति मिलने के बाद ये बसें दिल्ली के कश्मीर गेट बस अड्डे तक जाएगी। दरअसल बिहार से चलने वाली ट्रेनों में भी भारी भीड़ होती है, लिहाजा लोगों को इस भीड़ से निजात दिलाने के लिए बिहार सरकार उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड आने जाने वाले लोगों को बसों की सुविधा देने जा रही है। इस नई सुविधा से बिहार के करीब 1 लाख से अधिक बसों को फायदा होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इन 1,000 नई बसों में से 200 बसें लग्जरी होंगी। ये बसें बिहार के पटना, सीतामढ़ी, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, आरा और औरंगाबाद सहित कई जिलों से ये बसें चलाई जाएगी। जरूरत के हिसाब से आने वाले दिनों में बसों की संख्या बढ़ा सकती है। दोस्तों बात करेंगे कि आम के शौकीनों को मई जून का इंतजार नहीं करना होगा। बिहार के बाजार में मद्रास का गुलाब खास आम आ गया है। जब मई से बंगाल का हिमसागर आम भी मिलने लगेगा। जब बाजार में इन दिनों गुलाब खास 100 से 140 रुपये किलो, तो मद्रास का परकुल मैन तो फिर बैगनपल्ली 80 से 100 रुपये किलो मिल रहा है। आम विक्रेताओं का कहना है कि आवक बढ़ने से 1 सप्ताह में इसकी कीमत में कमी आएगी। जब बिहार में आम का फल मई जून में तैयार होता है, लेकिन दूसरे राज्यों में अप्रैल से आम का सीजन शुरू हो जाता है। दोस्तों बात करेंगे कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं पर एक दूसरे पर हमले तेज होते जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर हमलावर हैं तो विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष के नेताओं पर हमलावर हैं। वहीं इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आज सबसे जबरदस्त अटैक असदुद्दीन ओवैसी ने किया है।
AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज सीधे सीधे कहा है कि नीतीश कुमार कभी इधर गुलाटी मारते हैं तो कभी उधर गुलाटी मारते हैं और ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताते हैं। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नीतीश कुमार खुद को सेक्युलर कहते हैं, लेकिन जब बिहार में रामनवमी पर हिंसा हुई, रामनवमी पर घटना हुई, मदरसे और मस्जिदों को निशाना बनाया गया, तो सेक्युलरिज्म के सारे चौधरी खामोश हो गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नीतीश कुमार से मैंने कुछ वाजिब सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने जवाब देने की बजाय मुझ पर सवाल उठा दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि क्या अब मुझे नीतीश कुमार से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ वह सबके सामने है। बिहार की तस्वीरें सबने देखी है, लेकिन हैदराबाद में जो हुआ वह हैरान कर देने वाला था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हैदराबाद के एक जुलूस में नाथुराम गोडसे की तस्वीर लहराई गई, जब लोगों ने गोडसे की तस्वीर लेकर के सड़क पर डांस किया, लेकिन पुलिस देखते रही, कुछ भी नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया गया है, जहाँ सेक्युलरिज्म के नाम पर उन्हें ठगा गया, जहाँ किसी ने उनका साथ नहीं दिया क्योंकि उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यादव का अपना लीडर है, ब्राह्मणों का भी अपना लीडर है, यहाँ तक कि मराठा का भी अपना लीडर है, हर कम्युनिटी के लोगों का लीडर है, लेकिन मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ये बात समझनी चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार के पूर्णिया के डगरवा में, जहां एक ऑटो ड्राइवर नौशाद अंसारी ने ड्रीम 11 IPL टीम पर महज 39 रुपए का निवेश करके 1 करोड़ रुपए की बड़ी रकम जीत ली। जी हां, जिस तरीके से IPL क्रिकेट खिलाड़ियों की किस्मत बदल देता है, उसी तरीके से IPL की वजह से इस ऑटो ड्राइवर की किस्मत पल भर में बदल गई। नौशाद ने पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मैच में ड्रीम 11 पर अपनी टीम बनाई थी। इस टीम ने सबसे ज्यादा अंक हासिल कर लिए और देश के नंबर 1 IPL टीम बन गई। इस तरह वे एक झटके में एक मामूली ऑटो ड्राइवर से करोड़पति बन गए। इससे पहले वो एक ऑटो चलाते थे और अपने परिवार के लिए प्रतिदिन 400 रुपए कमाते थे। दरअसल बुधवार की रात ऑटो चालक मोहम्मद नौशाद अंसारी की किस्मत ने करवट ली, जब पूर्णिया के डगरवा प्रखंड की मजगमा पंचायत के वार्ड नंबर 3 के कन्हरिया गांव निवासी मोहम्मद नौशाद अंसारी 1 करोड़ के ड्रीम 11 पुरस्कार के विजेताओं से में एक बने। वहीं इस बम्पर जीत के बाद न केवल ऑटो चालक नौशाद के परिवार में, बल्कि डगरवा प्रखंड के कन्हरिया गाँव में भी जश्न का माहौल है। जी हाँ, ड्रीम 11 के विजेता मोहम्मद नौशाद अंसारी ने बताया कि वे 2021 से ड्रीम 11 में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जहां तब से अब तक उन्होंने कुल 45 टीमें बनाई हैं। उसके पिता कासिम अंसारी मजदूरी करते हैं और फिर वे खुद ऑटो रिक्शा चलाते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में रोजेदार पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुई इस इफ्तार पार्टी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी पहुंचे। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक भी इस इफ्तार पार्टी में पहुंचे। इसके बाद अब RJD ने भी इफ्तार पार्टी का ऐलान कर दिया है। जहां राजद नेता और फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वे 9 अप्रैल यानी कि रविवार को, यानी कि आज इफ्तार पार्टी का आयोजन करने जा रहे हैं। जी तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारी पार्टी की जानिब से रमजान के मुकद्दस मौके पर दावत इफ्तार का एहतिमाम बरोज इतवार 9 अप्रैल को शाम 6:09 पर 10 सर्कुलर रोड पर किया गया है। आज आप सभी रोजेदारों से गुजारिश है कि समाजी अखलाक के इस दस्तूर में शिरकत करके खिदमत का मौका बिल्कुल दें। वहीं इसके साथ ही आज नीतीश कुमार की पार्टी JDU की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सभी विधायक और फिर अन्य पार्टी के नेता और फिर सरकार के मंत्री भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके सब बाद कल यानी कि आज बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी राजद की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन राबड़ी आवास पर किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मौसम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन बिहार में अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। जहां वैशाख के आते ही धूप के तेवर तीखे हो गए हैं। जब मौसम विभाग के मुताबिक आसमान में हल्के बादल छाने की संभावना जरूर जताई जा रही है, लेकिन इससे राहत की कोई भी उम्मीद नहीं है। जब तापमान में 2 से 3 डिग्री की तक की वृद्धि होगी। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा द्वारा अप्रैल तक जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि उत्तर बिहार के जिलों में हल्के के मध्यम बादल छा सकते हैं। साथ ही वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार ने कहा है कि पूर्वानुमान अवधि के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। आपको बता दें कि
बिहार में के मौसम में दिन का तापमान 35 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। जैसे साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि पूर्वानुमान अवधि के दौरान सतही हवा की गति थोड़ी ज़्यादा रहने की संभावना है। यह साथ ही साथ पछुआ हवा भी चलेगी। तेज हवा के कारण आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसीलिए खाना बनाते समय ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित जनगणना के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक साथ 3 जनहित याचिका दायर की गई। इस याचिका में जाति आधारित जनगणना को रद्द करने की मांग की गई है। मेरी जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें याचिकाकर्ता का कहना है कि जाति आधारित जनगणना समाज में भेदभाव उत्पन्न कर सकता है, जिसकी वजह से लोगों में विवाद बढ़ने की आशंका जताई गई है। जाति आधारित राजनीति को रंग देने के लिए ही बिहार सरकार मनमाने ढंग से जाति आधारित जनगणना करा रही है। बताया जा रहा है कि इस याचिका में कहा गया है कि जब केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं करा रही है तो फिर आखिर क्यों बिहार सरकार आकस्मिक निधि के फंड से रुपए खर्च करके बिहार में जाति आधारित जनगणना करा रही है। आखिर क्यों? ये जनगणना बिहार के लिए सही नहीं है, इसीलिए इस जनगणना को जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द रोक दिया जाए और इसे रद्द कर दिया जाए। आपको बता दें कि ये याचिका दायर करने वाले का नाम शुभम है। इनके तरफ से पटना हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरसों तेल और रिफाइन के दाम में 25 से 30 रुपए की कमी आई है। जब पिछले 3-4 दिनों में जहां सरसों तेल 25 से 30 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है, वहीं रिफाइंड ऑयल की कीमत में भी लगभग 25 से 30 रुपए की कमी आई है। कारोबारियों ने बताया है कि सरसों तेल 160 रुपए से 130 रुपए प्रति लीटर हो गया है, वहीं रिफाइंड तेल 150 से 160 रुपए प्रति लीटर से घटकर के 125 से 130 रुपए प्रति लीटर हो गया है। बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के महासचिव रमेश चंद्र तलरेजा ने बताया है कि टैक्स फ्री और देश में सस्ते आयातित तेलों की बहयात होने से सभी तिलहन कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 4 दिनों में तेल के भाव में 25 से 30 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। दालों के भाव में 10 रुपए का इजाफा दर्ज किया गया है। साथ ही ब्रांडेड चावल के भाव में भी 10 रुपए प्रति किलो की तेजी आई है। अरहर 125 रुपये बढ़कर के 135 रुपये, मूंग 110 रुपये से बढ़कर के 120 रुपये, मसूर दाल 85 रुपये से बढ़कर के 95 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। तो दोस्तों बात करेंगे कि हिंदू धर्म में परंपराओं का अपना महत्व होता है। हिंदू धर्म में माँ पिता की मौत के बाद बेटे के द्वारा अर्थी को कंधा और मुखाग्नि देने का प्रचलन रहा है, लेकिन कुछ मामलों में ये परंपरा बदलती हुई नजर आती है। जब बिहार के बांका जिले में इसी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां बेटा नहीं होने के कारण 7 बेटियों ने मां की अर्थी को कंधा दिया। दरअसल बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के देवासी पंचायत में जब भाई नहीं होने के चलते 7 बहनों ने मां की अर्थी को कंधा दिया तो फिर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। जब मिली जानकारी के अनुसार कटोरिया प्रखंड के देवासी पंचायत के खजूरिया की रहने वाली धर्मशाला देवी के निधन के बाद 7 बेटियों ने अर्थी को कंधे देने का फर्ज निभाया है। जब मां की अर्थी को कंधा देने के दौरान बेटियां दहाड़ मार करके रोती दिखी, जब पड़ोसियों की आंखें भी छलक गई आई। बेटियां अपनी मां की अर्थी को नदी तक लेकर गई, जहां पिता गुना राय ने मुखाग्नि दी। बेटियों का ये कदम पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अपने गीत बिहार में काबा को लेकर के फिर से चर्चा में है। नेहा सिंह राठौर ने बिहार में काबा गीत के जरिए बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बिहार में रामनवमी पर्व पर हुए हिंसा सहित सरकार की कई नीतियों पर सवाल किया है। इस पर हिंदी के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने उनकी तारीफ की है। डॉक्टर कुमार विश्वास ने लोक गायिका की बातों से खुश होकर के कहा है कि जीती रहो नेहा। डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि जनता की बात को पूरी बेबाकी से उठाना ही कवियों और फिर लोक गायकों का कर्तव्य है। उन्होंने लिखा कि राजा अंधा हो जाए तो फिर सेवा धंधा हो जाए, तो सच्चा दिखाने वाला खंबा छवि प्रबंधा हो जाए, तो सरकार किसी की और कितनी भी शक्तिशाली हो, सत्ता और सत्ताधारियों से कैसे भी संबंध हो, सदा जनता की बात पूरी बेबाकी और फिर हिम्मत से उठाना ही असरकारी कवियों और लोक गायकों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जीती रहो नेहा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातीय आधारित सर्वे यानी कि जातीय गणना शुरू हो चुका है। विपक्षी बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश तेजस्वी सरकार पर जातीय गणना को लेकर के हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जन्म लेने वालों की एक पहचान को 216 भागों में बांट दिया है। सरकार का ये काम अंग्रेजों जैसा है जो फूट डालो शासन करो की नीति से भारत पर शासन करते हैं। मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम करते हैं। इसके फलस्वरूप जो एकता, राष्ट्रीयता और सामाजिक समरसता की लहर देश में प्रवाहित हो रही है, जब पीएम ने अपने प्रयास से जातिवाद ताकतों को जड़ से विचलित कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति आधारित सर्वे का काम करवा करके उसे धक्का पहुंचा रहे हैं। भाजपा नेता ने आरोप लगाया है कि बिहार में जाति आधारित गणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फिर एक बार फिर से यहां की जनता के अमानवीयकरण की भूमिका रचाई जा रही है। यह उन्होंने कहा कि अब हम बिहारियों की पहचान सरकार के द्वारा 216 टुकड़ों में विखंडित कर दिया गया है, जहाँ राज्य के हर नागरिक के ऊपर कोड का ठप्पा लगा चुका है। इससे राज्य और फिर समाज का भला नहीं होगा, बल्कि कुछ लोगों की राजनीतिक लिप्सा शांत होगी। दोस्तों बात करेंगे कि एक बार फिर से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर शिक्षा मंत्री के बहाने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के दबाव में ऐसा शिक्षा मंत्री बनाया है जो व्यक्तिगत ईमानदारी, लोक लाज को ताक पर रख करके वर्षों से शिक्षक मंत्री दोनों पदों का वेतन उठा रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जिस शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के कारण बिहार को बार बार शर्मसार होना पड़ रहा है, उन्हें अविलंब बर्खास्त करके उनसे अब तक के किसी एक वेतन की राशि वसूली की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर चंद्रशेखर औरंगाबाद के जिस कॉलेज में शिक्षक के नाते वेतन ले रहे हैं, वहां 15 साल से पढ़ाने के लिए नहीं गए। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू प्रसाद एक बार फिर से सिंगापुर जा रहे हैं। जब 2 महीने पहले सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट करा करके भारत लौटे लालू एक बार फिर से सिंगापुर जा रहे हैं, जहां संभावना जताई जा रही है कि 13 अप्रैल को लालू प्रसाद दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट कराए करीब 2 महीने का समय बीत चुका है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव रूटीन चेकअप के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। जब भारत आने के बाद वे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें तय समय पर चेकअप कराने की सलाह दे रखी है। जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी सिंगापुर जाएंगी। आपको बता दें कि पिछले साल 5 दिसंबर को सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी देकर के लालू को नई जिंदगी दी। दोस्तों बात करेंगे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए स्कूली बच्चों को रुचिकर तरीके से पढ़ाने के साथ परीक्षाओं के दबाव से राहत दिलाने का जो सपना देखा गया था, अब उसके जमीन पर उतरने का समय आ गया है। जहाँ अगले साल यानी कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्कूलों में इस पर अमल भी शुरू हो जाएगा। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF के आधार पर जनवरी तक ये नया पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही इस फ्रेमवर्क के जरिए स्कूलों के लिए एक नया परीक्षा पैटर्न लागू करने का भी प्रस्ताव है, जिसमें छात्रों को कक्षा 2 तक की कोई भी लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। आगे की कक्षाओं की परीक्षा को भी आसान और फिर एक कक्षा में कई स्तर पर कराने की सिफारिश की गई है। NCERT ने जहां उनके अनुरूप पाठ्यक्रम को तैयार करने का काम शुरू कर दिया है, वहीं शिक्षा मंत्रालय के स्तर पर प्रस्तावित नए परीक्षा पैटर्नों को लेकर की तैयारी शुरू कर दी गई है। छात्रों को विषयों के चयन पर भी काफ़ी विकल्प दिए गए हैं। खास करके गणित जैसे विषयों से छात्रों को रुचिकर तरीके से जोड़ने की सिफारिश की गई है। यानी कि जब पढ़ाया जाएगा टीचर के द्वारा बच्चों को, तो इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिसमें छात्रों को समझ में भी आएंगे और उनको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में रमज़ान के पाक महीने में मुसलमान जहां खुदा की इबादत करते हैं, वहीं राजनीतिक दल इफ्तार की सियासत करते हैं। ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। जब शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जहां इसमें आमंत्रण दिए जाने के बावजूद विपक्षी दल बीजेपी के नेताओं ने भाग नहीं लिया। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवाल पर कहा है कि दावत इफ्तार का आयोजन हम लोग हर साल करते हैं। सरकार की तरफ से ये आयोजन होता है, इसमें भाजपा नेता शामिल होते हैं। अगर भाजपा के लोगों को आपत्ति है तो फिर उनसे ही पूछ लीजिए कि पहले आते थे तो इस बार क्यों नहीं आए।
उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को आजकल बिना मतलब की बात करने की आदत हो गई है। जब विपक्ष के लोग और फिर अन्य दलों के लोग भी पार्टी के स्तर पर इसका आयोजन करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में स्थित नेक संवाद में पवित्र रमजान के मौके पर रोजेदारों को दावत इफ्तार पर आमंत्रित किया था। इसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। तो दोस्तों, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई दूसरा विकल्प नहीं होने पर जोर देते हुए भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर विपक्षी पार्टियां सरकार बनाती है तो फिर ये एक ऐसा पेच होगा जिसमें कोई एक दूसरे को नहीं देखना चाहता। उन्होंने कहा कि विपक्षी खेमे में कई प्रधानमंत्री चेहरे हैं। जब बिहार में नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु में के स्टालिन सभी पीएम बनने की दौड़ में हैं। उन्होंने कहा कि क्या हुआ जब विपक्ष ने गठबंधन सरकार बनाई, जब देश की जनता जानती थी कि महागठबंधन सरकार उनके लिए कुछ नहीं करेगी, इसलिए वह नरेंद्र मोदी के साथ है। देश में पीएम की कोई वैकेंसी है ही नहीं। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कड़ी मेहनत करने हैं और मेहनत करना ही नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों को एक दिन अच्छा नतीजा जरूर मिलता है, यानी कि एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। दिलखुश कुमार की कहानी इस बात को साबित भी करती है। जब वे बिहार के एक छोटे से गांव से हैं और कभी वे रिक्शा चलाते थे और सब्जी बेचा करते थे, लेकिन अब वह करोड़ों की कंपनी रोडवेज के संस्थापक और सीईओ है। रोडवेज एक कंपनी है। दिलखुश बिहार के सहरसा जिले के बनगांव का रहने वाला है। उन्होंने अभी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। उन्होंने मुश्किल दिनों में रिक्शा चलाने और फिर सब्जी बेचने का काम किया है। वे अपना खुद का काम कुछ करना चाहते थे जब उनके दिमाग में बिहार में टैक्सी सेवा प्रदान करने की बात आई। दिलखुश कुमार ने रोडवेज की शुरुआत की। ये स्टार्टअप बाकी टैक्सी सेवा कंपनी उबर या फिर ओला की तरह नहीं है। ये एक डेटाबेस कंपनी है जो ग्राहकों को टैक्सी ड्राइवरों से जोड़ती है और 50 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा के लिए टैक्सी सेवा देती है। खास बात यह है कि दिलखुश कुमार ने अपनी कंपनी में आईआईटी और आईएएम जैसे संस्थानों से ग्रेजुएट को नौकरी पर रखा है। दिलखुश का कहना है कि आईआईटी गुवाहाटी जैसे प्रतिष्ठान संस्थानों के स्नातकों को रोडवेज में नौकरी दी है और उन्होंने उनके नजरिए का समर्थन भी किया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि आईआईएम के कुछ छात्र भी आंशिक आधार पर उनके स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए दिलखुश थोड़ा भावुक होकर के कहते हैं कि वे दिल्ली में रिक्शा चलाते थे। उन्होंने पटना में सड़कों पर सब्जियां भी बेची है। जब वे गार्ड की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए तो उन्हें अशिक्षित समझा गया। दिलखुश ने अपने पिता से गाड़ी चलाना सीखा जो बस ड्राइवर थे। जब पैसे के अभाव में उसने केवल 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है और फिर पैसे कमाने के लिए गाड़ी चलाने लगे। उन्होंने रोडवेज की शुरुआत सेकेंड हैंड टाटा नैनो से की थी, लेकिन रोडवेज शुरू करने के 6-7 महीने में दिलखुश और उनकी टीम 4 करोड़ रुपए का फंड जुटाने में सफल रही। अभी कंपनी पहले चरण में पटना से बिहार के हर गाँव में सेवा दे रही है। दूसरे चरण में शहर को शहर से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि आधार कार्ड वर्तमान में एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हो गया है। जहाँ आजकल बैंक अकाउंट खोलने, सिम कार्ड खरीदने, बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने, इसके पेंशन स्कीम, निवेश आदि काम इसके बिना संभव नहीं है। इसमें आपका नाम, पता, जन्मतिथि सहित बायोमेट्रिक डेटा भी स्टोर होता है, जिसमें एक ही डॉक्यूमेंट्स के जरिए सारी जानकारी जुटाना आसान हो जाता है। अब आपके आधार कार्ड को बैंक अकाउंट, सिम कार्ड और फिर पैन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों के आधार कार्ड में फ़ोटो अच्छी नहीं रहती है। जब कई बार फ़ोटो अच्छी नहीं आने पर आधार कार्ड वाली फ़ोटो कह करके उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। अगर आपके आधार कार्ड में भी फ़ोटो अच्छी नहीं है और उसका मजाक बनता है तो आप अपने इस आधार कार्ड को आसानी से बदल सकते हैं। पुराने आधार कार्ड को आपको बता दें कि आधार कार्ड में फ़ोटो अपडेट कराने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, यानी कि आप घर बैठे इसे नहीं बदल सकते हैं। अगर आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटो अच्छी नहीं लगती है और फिर आप इसे बदलना चाहते हैं तो फिर नज़दीकी आधार सेंटर जाकर के आसानी से बदल सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। आधार कार्ड में फ़ोटो बदलने के लिए आपको सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in
www.pm-kisan.in पर लॉगिन करना होगा और फिर आधार नामांकन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस फॉर्म को भर करके अपने नज़दीकी आधार सेंटर पर जमा करना होगा। यहाँ आपसे बायोमेट्रिक डिटेल्स ली जाएगी। इसी के साथ आपकी नई फ़ोटो खींची जाएगी। यहाँ मुस्कुराते हुए अच्छे से आप फ़ोटो खिंचवाने के बाद आपको फीस के रूप में 100 रुपये के साथ GST भी देना होगा। आपका काम यहीं पूरा हो जाएगा। इसे अपडेट होने में 90 दिनों का समय लग सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि पीएम किसान योजना में कई ऐसे किसान शामिल हो गए हैं जो इस योजना के नियम और फिर शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं और इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने ऐसे अपात्र किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह सरकार अब इन अपात्र किसानों से पूरे पैसे वसूल रही है। राज्य सरकारों ने गलत तरीके से किस्त उठाने वालों से पैसा वसूलने का काम शुरू कर दिया है। ऐसे किसानों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेने वाली है। यह इस योजना के तहत एक साल में 3 किस्तों में किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। हर 4 महीने में किसानों के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। आपको बता दें कि 13वीं किस्त जारी होने के बाद से देश भर से के करोड़ों किसान 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जहाँ उनका ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। जब भारत सरकार जल्द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त को किसानों के खाते में ट्रांसफर कर सकती है। अगर आपके घर में भी एक ही जमीन पर एक से अधिक परिवार के सदस्य पीएम किसान योजना के तहत किस्त ले रहे हैं तो फिर आपको 2,000 रुपये की किस्त का पैसा वापस करना होगा। एक परिवार से एक ही आदमी पीएम किसान का लाभ ले सकता है। उससे अधिक लेने वालों पर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आप कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो आपको ये पैसा वापस करना होगा। आपको बता दें कि मान लीजिए कि अगर किसी परिवार में एक ही ज़मीन पर माँ, पिता, पत्नी और बेटे पीएम किसान की किस्त पा रहे हैं तो उन्हें पैसा सरकार को वापस लौटाना होगा। नियमों के तहत परिवार का एक ही सदस्य पीएम किसान के तहत किस्त पा सकता है। उन पर फ्रॉड का मामला दर्ज हो सकता है और ऐसे मामलों में उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSEB ने 10वीं यानी कि मैट्रिक रिजल्ट 31 मार्च को जारी कर दिया है। लेकिन अगर स्टूडेंट अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है वो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको बता दें कि बोर्ड ने 2 अप्रैल से कंपार्टमेंटल के लिए आवेदन करने की सुविधा दी थी, जिसका लास्ट डेट 7 अप्रैल था, लेकिन अब इसकी तारीख को बढ़ा दिया गया है। जहां आपको बता दें कि मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख बढ़ गई है। अब 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बोर्ड की माने तो पहले ये तिथि 3 से 7 अप्रैल तक थी, इसीलिए अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं भरे हैं तो फिर अभी भी मौका है, अभी आप भर सकते हैं। जहाँ और ये वेबसाइट है www.biharboard.online.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर करके आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक और जहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन की मांग कर दी है। जब पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बिहार में 1 सप्ताह पहले तक कोरोना की वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही थी, अभी वैक्सीन खत्म हो गया है, जिसके कारण वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वे जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराएं ताकि वैक्सीनेशन भी चलता रहे। जितना जल्द वैक्सीन उपलब्ध होगा उतना ही अच्छा होगा। जब कोरोना से संबंधित पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना की प्रतिदिन की रिपोर्ट मेरे पास आती है। बिहार में अभी भी कोरोना को लेकर के टेस्टिंग प्रतिदिन हो रही है। देश में 10 लाख की आबादी पर कोरोना की औसत जाँच 6 लाख के करीब है, जबकि बिहार का 8 लाख से ज़्यादा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में निरंतर काफ़ी ज़्यादा संख्या में जाँच की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। अब विपक्षी एकता की कमान खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाल ली है। आज उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिवसेना उद्धव गुट के चीफ और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा तमिलनाडु के CM MK स्टालिन से फ़ोन पर बात की। विपक्षी एकजुटता को लेकर के चर्चा की। बीजेपी के विरोध में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस बार विपक्ष एकजुटता को बदल दिया गया है। तमाम विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा विपक्षी एकता के लिए एक के बाद एक मीटिंग की जा रही है। कभी NCP चीफ शरद पवार एक्टिव हो जाते हैं तो कभी ममता बनर्जी तो कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब कांग्रेस भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ा चुकी है। आज जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है। खड़गे द्वारा टेलीफोनिक बातचीत में विपक्षी एकजुटता को बल दिया गया है। आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। सूत्रों के मुताबिक बातचीत के दौरान खड़गे को सभी लोगों से पॉजिटिव फीडबैक मिलने की भी बात कही जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि रामनवमी जुलूस के दौरान
घटना के कारण बिहार के सासाराम और नालंदा में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई थी ताकि किसी भी तरह की अफवाह को फैलने से रोका जा सके। अब इस घटना के 8वें दिन सासाराम में इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है, जहां 31 मार्च को जुलूस के बाद उपद्रव को देखते हुए इंटरनेट बंद कर दिया गया था। रोहतास के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने बताया है कि 8 अप्रैल से इस जिले में इंटरनेट सेवा पूर्ण बहाल कर दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सही काम में ही इंटरनेट का प्रयोग करें। डीएम ने कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घटना में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। जो लोग भी इसमें शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना एयरपोर्ट पर नया एटीसी टावर बनकर तैयार हो गया है। अत्याधुनिक कम्युनिकेशन, सर्विलांस और फिर नेविगेशन उपकरणों से लेस इस एटीसी टावर के इस्तेमाल से पटना एयरपोर्ट पर 2 विमानों के उड़ान और फिर उतरने के बीच का गैप घट करके 4-5 मिनट के बजाय महज 2 मिनट रह जाएगा। नए एयरपोर्ट टर्मिनल चालू होने के बाद विमान परिचालन की ये बड़ी क्षमता बेहद उपयोगी साबित होगी, जहां अगले 3-4 वर्षों में पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइटों की संख्या बढ़कर के 200 तक पहुंच जाएगी। तब पीक आवर में एयर ट्रैफिक इतना बढ़ जाएगा कि 2-3 मिनट के अंतराल पर विमानों की उड़ान या फिर उतरने की जरूरत पड़ेगी। वर्तमान में नए एटीसी टावर में ग्लास लगाने का काम चल रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक पिता द्वारा बेटी के साथ अपने रिश्ते कलंकित करने का शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सौतेले पिता अपनी 16 साल की बेटी से लगातार गलत काम करता आ रहा था। आरोपी कोल्ड ड्रिंक में नशे की चीज़ मिलाकर के बेटी को पिलाता था और फिर गलत काम करता था। जब इस मामले का पता बेटी की मां को चला तो उसने सबसे पहले गुस्से में आकर के पति को जम करके पीटा और फिर पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। ये मामला मीनापुर थाना के अंतर्गत पानापुर ओपी क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़िता की मां आरोपी के विरोध का सामना करते हुए पुलिस थाने पहुंची। ओपी चौकी प्रभारी हरे राम पासवान के अनुसार पीड़िता की मां की शिकायत मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी ट्रक चलाता है, जब उसकी 2 बेटियां हैं जिसमें से एक की शादी हो चुकी है। पीड़ित की मां ने पुलिस में शिकायत लिखवाया है कि जब भी बाहर से आता तो कोल्ड ड्रिंक लाता था। रात में बेटी को उसे पीने देता था। मना करने पर वह बेटी को डराता धमकाता था। जब बेटी अगले दिन दोपहर तक ही सो करके उठती थी। शक होने पर जब मां ने बेटी से पूछा तब उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। हालांकि बेटी के कपड़े खुले देख करके मां को शक होने लगता था। हाँ, बेटी ने इतना जरूर बताया था कि पापा कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। जब इसके बाद उसे कुछ भी होश नहीं रहता। जब सुबह कपड़े खुले मिलते हैं दर्द भी होता है। दोस्तों, बात करेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए पूरी प्लानिंग तय कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लोजपा रामविलास ने कमर कस ली है। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि इन दोनों ही चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। चिराग पासवान के इस बयान के बाद महागठबंधन के खेमों में खलबली मच सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोजपा रामविलास 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह 2024 और 25 में भी नीतीश की पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। लोजपा रामविलास के राज्य कार्यकारिणी की हाल ही में बैठक आयोजित की गई, इसमें यह फैसला लिया गया है कि पार्टी राज्य के सभी लोकसभा और फिर विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। इसके अलावा दोनों चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी बात हुई है। दोस्तों, बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस का गणित बिगाड़ेगी। यह पार्टी ने प्रदेश की 230 सीटों में से 50 सीटों पर लड़ने की तैयारी की है। इसमें से 33 सीटों को चिन्हित भी कर लिया गया है। जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या ज़्यादा है, AIMIM प्रदेश में सक्रिय भी हो गई है। यहां पर सर्वे करके विजेता उम्मीदवारों को तलाश की जा रही है। इसमें जनता के बीच सक्रिय और फिर जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। AIMIM का हाल ही में मुंबई में अधिवेशन हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई थी। जब पार्टी ने विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर ली है। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी के कई जगह पार्षद बने और कई सीटों पर उम्मीदवार नंबर 2 और फिर नंबर 3 पर रहे। जी हाँ, AIMIM ने महापौर चुनाव में कांग्रेस का बुरहानपुर और फिर उज्जैन में गणित बिगाड़ा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 30 शहरों में जेईई मेन की परीक्षा का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पटना, भोजपुर, अररिया, अरवल, बांका, कैमूर, भभुआ, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, दरभंगा, जमुई में जेईई मेन की परीक्षा का संचालन हो रहा है। साथ ही कटिहार, खगड़िया, वैशाली, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, नालंदा, मुजफ्फरपुर, नवादा, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, रोहतास, सीतामढ़ी, सुपौल और सिवान में भी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जब बिहार के 30 शहरों में जेईई मेन की परीक्षा होने जा रही है, इसके लिए परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आपको बता दूं कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। छात्र 10 अप्रैल को ही होने वाली इस परीक्षा का एडमिट कार्ड जेईई की आधिकारिक वेबसाइट www.jeimain.nta.nic.in पर चेक कर सकते हैं। वहीं 15 अप्रैल तक परीक्षा का आयोजन हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि जन सुराज पदयात्रा के 187वें दिन सारण में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी और महागठबंधन दोनों को आड़े हाथों लिया है। जी हां, एमएलसी चुनाव में आफाक अहमद की जीत पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि लोग कहते थे कि जन सुराज कोई दल नहीं है तो व्यवस्था कैसे बदलेगी। आप सबने देखा कि सारण निर्वाचन क्षेत्र में जो जीत हुई है उसमें वोट किसको मिला है। बीजेपी और महागठबंधन दोनों दल साफ हो गए हैं। बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन का वोट कटा है और महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट कटा है। इसी पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन सुराज कोई वोट कटवा नहीं है और लोग खुद ही बीजेपी और महागठबंधन को साफ कर देंगे। ऐसे में सवाल है कि प्रशांत किशोर की आगे की क्या रणनीति है, क्या वे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। पहली बात तो यह है कि प्रशांत किशोर ये तय नहीं कर पाए हैं कि उन्हें राजनीति करनी है या नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं अभी 2 साल बिहार का भ्रमण करूंगा, लोगों को समझूंगा। इस बात पर आश्चर्य है कि वे 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ व्यवसाय कर रहे थे, तब एक टीम के रूप में बिहार की जनता के बीच में घूम रहे थे। उस वक्त वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उन्होंने बिहार की जनता को बखूबी जाना और फिर समझा है। उन्होंने ये भी जाना है कि बिहार की जनता के दिल में और मन में नीतीश कुमार ही बसते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार ने चौतरफा प्रगति की देखा है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार को नई दिशा और फिर पहचान मिली है। इसमें महिलाओं का योगदान भी अहम रहा। महिलाओं की मांग पर हम लोगों ने कई फैसले लिए, जहाँ उन्हें घर से बाहर निकल करके समाज के निर्माण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया। पंचायत में 50% आरक्षण दिया, नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं को दी गई। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।